नमस्कार दोस्तों, सीएससी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सीधे सीधे भारत की मिट्टी और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, यानी कृषि। ये चैप्टर सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं, बल्कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी एक बहुत ही मजबूत बेस तैयार करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एग्रीकल्चर भारत की नींव क्यों है। फिर फसलों के प्रकार, खेती के तरीके और उस दौर की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, यानी हरित क्रांति। इसके बाद आज की चुनौतियों और सरकारी कोशिशों को देखेंगे और अंत में भविष्य की राह पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हम क्यों कहते हैं कि एग्रीकल्चर मतलब कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है? ऐसा क्या है इसमें? चलिए इसका जवाब कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़ों में ढूंढते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 45 से 50%। इसका मतलब है कि हमारे देश की करीब करीब आधी आबादी, सोचिए आधी आबादी, अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। ये सिर्फ कोई जॉब नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी है और यही वजह है कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। अच्छा, अब आते हैं देश की टोटल कमाई यानी जीडीपी पर। इसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा है लगभग 15 से 18%। अब हो सकता है ये सुनने में सर्विस या इंडस्ट्री सेक्टर से कम लगे, है ना? लेकिन यही वो 15-18% है जो हम 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है, हमारी फूड सिक्योरिटी पक्की करता है और हमारी पूरी की पूरी ग्रामीण इकोनॉमी इसी पर टिकी है। ठीक है, तो ये तो हुई एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में फसलें होती कितने तरह की हैं। देखिए, अगर हमें इंडियन एग्रीकल्चर को समझना है ना, तो उसकी फसलों को समझना तो पड़ेगा ही। तो मेनली हम इसे दो बेसिस पर बांटते हैं, एक तो मौसम के हिसाब से और दूसरा उनके इस्तेमाल के हिसाब से। और हाँ, ये वाला हिस्सा एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। मौसम के हिसाब से हमारे यहाँ दो मेन क्रॉप सीजन्स हैं। पहला है खरीफ, इसे आप मानसून की फसल भी कह सकते हैं। बारिश शुरू होते ही मतलब जून जुलाई में इसे बोते हैं और सितंबर अक्टूबर तक काट लेते हैं, जैसे धान, मक्का, कपास। और दूसरा है रबी, यह है सर्दियों की फसल। इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और होली के आसपास यानी मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसमें आते हैं गेहूं, जौ और सरसों। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है ना? रबी की कटाई के बाद और खरीफ की बुआई से पहले उस गर्मी वाले टाइम में जो फसलें होती हैं उन्हें कहते हैं जायद फसलें। इसमें आपको मिलेंगी सारी पानी वाली चीजें जैसे तरबूज, खीरा, एकदम परफेक्ट गर्मी के लिए। तो ये तो हो गया मौसम वाला क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं कि इस्तेमाल के हिसाब से फसलें कितने तरह की होती हैं। सबसे पहले खाद्यान्न या फूड क्रॉप्स। नाम से ही क्लियर है, इन्हें हम खाने के लिए उगाते हैं, चावल, गेहूं। फिर आती हैं नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स, जिन्हें किसान पैसा कमाने के लिए उगाते हैं, मतलब सीधा मार्केट में बेचने के लिए, जैसे गन्ना या कपास। तीसरी कैटेगरी है रोपण कृषि या प्लांटेशन। इसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े फार्म्स पर एक ही तरह की फसल उगाई जाती है बिजनेस के लिए, जैसे चाय के बागान या कॉफी के एस्टेट्स। और आखिर में है बागवानी या हॉर्टिकल्चर, जिसमें फल सब्जियां आती हैं। ये एक क्विक रेफरेंस टेबल है जो एग्जाम्स में बहुत काम आती है, तो फटाफट देख लेते हैं। चावल के लिए याद रखिए पश्चिम बंगाल और यूपी। गेहूं की बात आए तो पंजाब, हरियाणा। कपास मतलब गुजरात और महाराष्ट्र। और चाय का नाम सुनते ही जाहिर है असम और दार्जिलिंग का नाम दिमाग में आता है। चलो, फसलों की बात तो हो गई। अब ये देखते हैं कि ये फसलें उगाई कैसे जाती हैं, मतलब खेती करने के तरीके क्या क्या हैं हमारे देश में। और इसी में हम बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की। जी हां, हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। मोटे तौर पर देखें तो भारत में 3 तरह से खेती होती है। पहला है आदिम निर्वाह कृषि, मतलब बहुत बेसिक लेवल पर, छोटे से खेत पर पुराने औजारों से, बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। ये उन जगहों पर होती है जहां आबादी बहुत ज्यादा है और खेत छोटे हैं, तो यहां कम जमीन से ज्यादा फसल निकालने की कोशिश होती है केमिकल्स और सिंचाई की मदद से। और तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग। इसका तो मकसद ही एक है, बाजार में बेचो, पैसा कमाओ। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल होता है। तो हुआ यह कि 1960s में भारतीय कृषि में एक क्रांति आई, एक ऐसी क्रांति जिसने हमें अनाज की कमी वाले देश से एक आत्मनिर्भर देश बना दिया। इसे ही हम कहते हैं हरित क्रांति। और इसके 3 मेन पिलर्स थे। पहला, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब ऐसे बीज जिनसे पैदावार कई गुना बढ़ जाती थी।
दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स का जोरदार इस्तेमाल, और तीसरा सिंचाई के साधनों का विकास जैसे नहरें और ट्यूबवेल्स, ताकि बारिश पर डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, है ना? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का भी हमें एनालाइज करना होगा। फायदा? सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि देश में अनाज का भंडार भर गया, हम फूड सिक्योर हो गए। लेकिन नुकसान भी हुए। बहुत ज्यादा केमिकल से जमीन की ताकत कम हो गई, जरूरत से ज्यादा सिंचाई से ग्राउंड वाटर लेवल गिर गया, और इसका फायदा भी कुछ ही राज्यों जैसे पंजाब हरियाणा को ज्यादा मिला, जिससे बाकी इलाके पिछड़ गए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन अपने पीछे कुछ नई चुनौतियां छोड़ गई। और आज भी इंडियन एग्रीकल्चर के सामने कई बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज की असल समस्याएं क्या हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो आज भी मानसून पर हमारी निर्भरता है। बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी, नहीं तो सब बर्बाद। दूसरी समस्या, ज्यादातर किसानों के पास खेत बहुत छोटे छोटे और बिखरे हुए हैं, जिस पर बड़ी मशीनें चलाना मुमकिन नहीं होता। फिर है कर्ज का जाल। बीज खाद के लिए लिया गया कर्ज किसानों पर भारी पड़ जाता है, और ऊपर से पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज की मार अलग। इसका सबसे दुखद चेहरा हमें महाराष्ट्र के विदर्भ जैसे इलाकों में देखने को मिलता है, जहां सूखे और कर्ज की वजह से किसान अपनी जान तक दे देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को तो आगे आना ही होगा। तो किसानों की मदद करने और इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए टाइम टाइम पर कई पॉलिसीज और स्कीम्स लाई गई हैं। आइए कुछ मेन स्कीम्स को देखते हैं। इनमें से कुछ खास हैं, जैसे पीएम किसान, जिसमें किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे आते हैं। पीएम फसल बीमा योजना, जो फसल बर्बाद होने का रिस्क कवर करती है। ई-नैम, ये एक ऑनलाइन मंडी है जहां किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है। और कुछ हाल फिलहाल की बात करें तो 2023 में नेचुरल फार्मिंग मिशन लॉन्च हुआ, ताकि केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा मिले। और हाँ, 2023 को तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर भी मनाया गया, ताकि हमारे मोटे अनाज, जिन्हें अब श्री अन्न भी कहते हैं, उन्हें फिर से पॉपुलर किया जा सके। देखिए, सरकारी स्कीम्स तो ठीक हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। तो सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? What is the way forward? फ्यूचर के सॉल्यूशंस में सबसे ऊपर है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो जमीन को फिर से जिंदा कर सकती है। फिर है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सिर्फ गेहूं चावल नहीं, बल्कि अलग अलग तरह की फसलें उगाना, ताकि रिस्क कम हो। पानी बचाने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स तो अब बहुत जरूरी हो गई हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला कॉन्सेप्ट, और इन सब के साथ साथ खेती में मशीनों का इस्तेमाल और पानी को बचाने की तकनीकें, यही सब मिलकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का रास्ता बनाएंगे। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, इंडियन एग्रीकल्चर का फ्यूचर आखिर है क्या? क्या हमें पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाना चाहिए, ड्रोन, एआई, ये सब, या फिर वापस अपने पुराने पारंपरिक तरीकों की तरफ लौटना चाहिए? या फिर शायद असली जवाब इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने में छिपा है? सोचिएगा जरूर इस बारे में। चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन हो जाए, खासतौर पर एग्जाम के लिए। खरीफ और रबी में अंतर, एग्जाम्पल्स के साथ। ग्रीन रेवोल्यूशन के प्लस और माइनस पॉइंट्स, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप में क्या फर्क है, और हाँ, एग्रीकल्चर की मेन प्रॉब्लम्स और लेटेस्ट सरकारी स्कीम्स। ये पॉइंट्स तो एकदम पक्के होने चाहिए। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इस चैप्टर से कुछ सवाल बार बार आते हैं, जैसे खरीफ और रबी फसलों में अंतर बताइए, हरित क्रांति के असर का विश्लेषण कीजिए, या भारतीय कृषि की बड़ी चुनौतियों के बारे में लिखिए। इन सवालों की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें।